हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे। और दोस्तों, हम लोग पिछली वीडियो में अपना प्रैक्टिस सेशन ख़त्म कर चुके थे प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन का। तो आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ऐसे तो आप समझ के चलिए कि इस चैप्टर में हम लोग जीन पियाजे ने जितना भी चीज़ दिया है, चाहे वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हो या नैतिक विकास का सिद्धांत हो, वो हम सारे चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इससे पहले कि ये सिद्धांत पढ़े, हम लोग जीन पियाजे के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि जीन पियाजे का जन्म 1896 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1980 में। स्विट्ज़रलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम का कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेथ कब हुई थी या कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, ये आपको पूछ सकता है। बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके मानसिक विकास संबंधित क्रियाओं का वे बड़ी करीबी से अध्ययन करते रहे। मतलब जीन पियाजे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो स्वयं के बच्चों में ही किया थे। उनके जो बच्चे थे, पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने उन्हीं पे किया था और बच्चे जैसे जैसे वो बड़े हो गए, उनमें संज्ञानात्मक विकास कैसे कैसे डेवलप हुआ, किस अवस्था में कैसा संज्ञानात्मक विकास हुआ, ये सारा चीज़ उन्होंने दर्शाया है इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। ठीक है, आगे देखते हैं। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया, उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का नाम दिया गया। ठीक है, पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का नाम दिया गया। उन्होंने जो जो विचारों का प्रतिपादन किया, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके विचारों में जैसा जैसा डेवलपमेंट आने लग गया, उसी का अध्ययन करके ही उन्होंने मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का नाम रखा। ठीक है, इसीलिए उन्होंने ये इस सिद्धांत का नाम लिखा है मानसिक या संज्ञानात्मक विकास। उनके विचारों में उनके बच्चों के विचारों में जो जो चीज़ें डेवलप हुई, उनका उन्होंने प्रतिपादन किया, इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या रखा गया दोस्तों? पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब देखिए सेकंड पॉइंट, देखिए संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चे के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। बच्चे किस तरह से सीखते हैं और किस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सूचनाएं एकत्रित करते हैं। आप आसपास उसकी जो चीज़, आसपास जो भी चीज़ें घटित होती है, उन घटनाओं से कैसे वो सूचना एकत्रित करते हैं, उनका फॉर्मेट वो कैसे बनाते हैं, उस तरीके को वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा गया है। संज्ञानात्मक विकास उसी को कहा गया है। ठीक है, इसमें अवधारणा, भाषा चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। ठीक है, बच्चे इसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, अवधारणा शामिल है, इसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षण, भाषा चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। ठीक है, जो उनका तरीका था उसमें ये वो देखते थे कि उनकी भाषा कैसी है, वो किस भाषा में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, कैसा उनका भाषा वो सीख रहे हैं, चिंतन कैसे कर रहे हैं, स्मरण शक्ति उनकी कैसी है और तर्क कैसे कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को वो अध्ययन करते थे, इन सारी चीज़ों की वृद्धि का वो अध्ययन करते थे। ठीक है, इसमें जो था अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल थे। वो
बच्चे में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीकों को देखते थे और उस तरीके में उनका वृद्धि कैसे हो रहा है, किस चीज़ में वृद्धि, उनके भाषा में, उनके चिंतन में, उसके स्मरण में, उसके स्मरण शक्ति में और उसके तर्क में कैसी वृद्धि हो रही है, इन सारी चीज़ों का वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। कौन? जीन पियाजे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो समावेशन कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो समावेशन कहलाता है। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार वैसा प्रोसेस जिसमें मानसिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, उसी को हम समावेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी है कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब जब बच्चे जन्म लेते हैं तो कुछ बुद्धि लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि जब बड़े होते हैं तभी उनमें बुद्धि का विकास होता है। जब वो जन्म लेते हैं, जब शैशवावस्था में रहते हैं, तभी उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बुद्धि होता है। ठीक है, प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधित योग्यताओं जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। ठीक है, कौन कौन सी क्रिया करता है? चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। आप जब अपने घर में देखे होंगे कि छोटा जब बालक होता है, जो शैशवावस्था का बालक होता है, वो उन सब शैशवावस्था के बालकों का क्रिया जो होता है, वो जन्मजात क्रिया जो होता है, वो सेम होता है ना। जैसे कि कोई भी सामान को अपने मुंह में लेना, है ना, और देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचने की कोशिश करना, ये सब जो जन्मजात प्रवृत्ति वाले क्रियाएं होती हैं वो सारे बच्चे में सेम होती हैं। ठीक है, और सारे बच्चे जन्मजात वो गुण लेकर पैदा होते हैं। इसका मतलब उनमें थोड़ा बहुत बुद्धि है, तभी तो वो उस क्रिया को कर पा रहे हैं। इसीलिए पियाजे ने कहा है इस सिद्धांत के अंतर्गत कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है उन बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता चला जाता है। ठीक है, पहले तो वो छोटे छोटे क्रियाएं करते हैं, बालक जो होते हैं छोटे छोटे क्रियाओं को करने के लिए उनमें मानसिक क्षमता होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी मानसिक क्षमता जो है वो डेवलप करने लगती है और उनकी क्रियाएं भी बढ़ने लगती है। वो तरह तरह की एक्टिविटी करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों में दुनिया के बारे में समझ विकसित करने की क्षमता पैदा हो जाती है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। बच्चे जो होते हैं जब बड़े हो जाते हैं तो उनको धीरे धीरे करके दुनिया के बारे में समझ होने की क्षमता विकसित होने लगती है और वो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। और वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। मतलब अपने आसपास के वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कराना अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बेहतर क्षमता होती है। ठीक है, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वैसे ही उनमें वातावरण में सामंजस्य बनाने का, बैलेंस बनाने का बुद्धि हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहलाता है। एसिमिलेशन उसको बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ने को क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण कहते हैं। जैसे कि हम लोग अपने सोसाइटी से जो सीखते हैं, ठीक है, एक संस्कृति से जो हम लोग सीखते हैं और फिर दूसरी संस्कृति में हम जब उसका अप्लाई करने लगते हैं, पहली संस्कृति का रूल रेगुलेशन जब हम लोग नई संस्कृति के साथ अप्लाई करने लगते हैं तो उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। या आप ऐसा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि शुरू में जब हम लोग पहले साइकिल चलाना सीखते हैं, तब हम लोग दूसरी व्हीकल्स को चलाना सीखते हैं, है ना। तो ऐसे ही डायरेक्टली बाइक चलाने नहीं लगते हैं ना। पहले हम लोग देखते हैं कि साइकिल को कैसे चलाना है, साइकिल में अपने आप को कैसे बैलेंस करना है, तो वो हमारा पूर्व ज्ञान हो गया। फिर जब हम लोग बाइक चलाने लगते हैं तब वही बैलेंस, वही सीखा हुआ चीज़ हम उसमें अप्लाई करते हैं, तो वो नवीन ज्ञान के साथ हम लोग जोड़ने लगे। तो जब पूर्व ज्ञान को हम लोगों ने नवीन ज्ञान के साथ जोड़ा तो वो आत्मसातीकरण कहलाया, एसिमिलेशन कहलाया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। देखिए यहाँ समायोजन का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि जब बालक अपने पुराने स्कीमा यानी ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है, ठीक है। जब हम पहले सीखते हैं कि घर में कैसे एडजस्ट करना है, फिर जाकर विद्यालय में वैसे ही सबके साथ एडजस्ट करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। जब बालक अपने पुराना ज्ञान उसको घर से मिला कि हाँ इस तरह से सबके साथ एडजस्ट करना है, प्रेम से रहना है, ठीक है, तो जैसा वो सीखा वो वैसे ही जाकर बाहर भी उस क्रिया को किया और उसी को हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग है। किसके भाग है? अनुकूलन के भाग है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। संज्ञानात्मक विकास जो होता है एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग छोटी छोटी एक्टिविटी को करना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे करके एक क्रम में हम बढ़ते जाते हैं और तब जाके छोटा से बड़ा हम लोग क्रिया को करना सीखते हैं, ठीक है। संवेदी प्रेरक अवस्था अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक निरूपण पर आधारित होता है। संवेदी प्रेरक अवस्था जो होता है किस पे आधारित होता है? अनुकरण पे, स्मृति पे, ठीक है। हम लोग जैसा देखते हैं और जैसा हमारा मेमोरी रहता है वैसे ही हमारा मानसिक निरूपण भी वैसे ही होता है, वो हमारे मानसिक निरूपण पर ही आधारित होता है, ठीक है। पियाजे का मानना है कि सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है। सीखने का अर्थ क्या है? ज्ञान का निर्माण करना, ठीक है। ये तो आप सब जानते हैं कि हम लोग कुछ सीखते हैं तभी हम लोग का ज्ञान अर्जन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, वो साम्यवरण कहलाता है। साम्यवरण अगर आपको पूछा जाए तो उसमें आत्मसातकरण भी करे, एसिमिलेशन भी करे और समायोजन भी करे। उस प्रक्रिया में जब हम लोग संतुलन बैठा लेते हैं तो क्या कहलाता है वो? उस प्रक्रिया को हम साम्यवरण कहलाते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बालक एसिमिलेशन भी कर लेता है, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है और पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है और एडजस्टमेंट करता है उसके साथ, उसी को हम समायावरण कहते हैं, ठीक है।
किसी नई समस्या का समाधान करते समय यही संतुलन बालक के संज्ञान को संतुलित करता है। जब एक बालक के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तब वो पूर्व में किए गए अनुभवों को याद करके ही उस समस्या का समाधान निकालते जाता है। ठीक है, यही जो है एसिमुलेशन का मेन इम्पोर्टेंस है कि जब हम पहले कोई एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, किसी गलती को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब वही प्रॉब्लम हमारे सामने आता है तो हम उसमें एडजस्टमेंट करना, उसको सॉल्व करना सीख जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ छोटा छोटा डिफिनेशन दिया हुआ है। पहला डिफिनेशन है विकेंद्रण का, जिसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता को विकेंद्रण कहते हैं। जब हम लोग किसी भी विषय के बारे में वास्तविक तरीके से सोचते हैं कि रियल में उसका क्या यूज़ है, रियल में हम उसको कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, तब वो विकेंद्रण कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है संरक्षण, कंजर्वेशन। ये सब तो आप सबने सुना होगा और जानते भी होंगे। बालक द्वारा वातावरण में परिवर्तन एवं स्थिरता दोनों को समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के तत्व एवं रंग रूप में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता संरक्षण कहलाता है। जब बालक यह विभेद करना सीख जाता है कि तत्व एवं रंग में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता, जब बालक द्वारा वातावरण में परिवर्तन और स्थिरता दोनों को समझने की क्षमता आ जाती है और किसी वस्तु के तत्व और रंग में विभेद करना सीख जाता है, तो उसको हम संरक्षण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। किसी बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को उसकी संज्ञानात्मक संरचना कहा जाती है। किसी बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को उसकी संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। क्योंकि हमारा जितना भी क्रियाकलाप है वो हमारी मानसिक क्षमता के अनुरूप ही हो पाता है। कोई भी कार्य जितना हमारा मेंटल एबिलिटी रहेगा उसी के अनुसार हम किसी के कार्य को कर सकते हैं, किसी कार्य को कर सकते हैं। तो हमारा कोई भी एक्टिविटी किस में आधारित होता है, हमारे मानसिक संगठन में या संज्ञानात्मक संरचना में। ठीक है, इसी संरचना के आधार पर ही बड़ी आयु वर्ग का बालक छोटी आयु वर्ग के बालक से भिन्न होता है। ठीक है, क्योंकि बड़ी आयु वर्ग के बालक जो होते हैं उनमें मानसिक क्षमता अधिक होती है छोटी आयु वर्ग के बालक के तुलना में। इसीलिए हम दोनों में भिन्नता पाई जाती है कि हम लोग मैच्योरिटी से कोई काम कर सकते हैं एज कंपेयर टू छोटे आयु वर्ग के बच्चों से। ठीक है, नेक्स्ट है मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन। जब कोई बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो वह मानसिक संक्रिया की अवस्था में होता है। पियाजे के अनुसार मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन है। जब बालक इस लायक हो जाता है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना मेंटल एबिलिटी यूज़ करे, किसी भी एक्टिविटी को करने में अच्छे से करने में अपना मेंटल एबिलिटी को यूज़ कर सके, क्रिएटिविटी को अप्लाई कर सके, तो उस अवस्था को हम लोग मानसिक संक्रिया की अवस्था कहते हैं। ठीक है, और पियाजे ने इसको चिंतन का एक प्रमुख साधन माना है। मानसिक संक्रिया को चिंतन का एक प्रमुख साधन माना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्कीमा क्या होता है? यह मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक संक्रिया से संबंधित वह मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जाता है। यह मानसिक संक्रिया और संज्ञानात्मक संक्रिया से संबंधित मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जाता है, जिसको हम लोग बुद्धि भी कह सकते हैं। जब हम लोग अपने संज्ञान का यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। ये पढ़ाने से पहले मैं बोल दूं कि ये वाला वीडियो देखने के बाद
ये वीडियो देखकर आप ये नहीं करना है कि इसको ऑफ कर देना है, इसको बार बार रिपीट करना है। ये जो 4 अवस्थाएं यहाँ पे पढ़ाई जाती है वो सीटेट एग्ज़ाम में आना ही आना है कि आपको 4 अवस्था दे देगा ऑप्शन में, और किस अवस्था में बालक कौन सी चीज़ें करते हैं इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछता है और भारी क्वेश्चन पूछता है सीटेट में, ठीक है। मीन्स बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन रहता है इस अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं से। तो आप लोग बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा और प्रैक्टिस सेशन में संज्ञानात्मक विकास की अवस्था से रिलेटेड जितना भी चैप्टर क्वेश्चन होगा मैं करवाऊंगी, ठीक है। और सारे एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन सीटेट में इससे बहुत अच्छा खासा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि बहुत ही लेंदी होगा, टाइम टेकिंग होगा, और वही बच्चा कर पाएगा जो इसका प्रैक्टिस किया हो, ठीक है। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए इसको शुरुआत करते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिसके नाम एवं विशेषताएं इस प्रकार हैं। पियाजे क्या किए हैं कि 4 अवस्थाओं में विभाजित कर दिए। किसको? संज्ञानात्मक विकास को। मीन्स कि पहली अवस्था में कैसे हमारी मानसिक क्षमता होती है, हम क्या क्या करना सीखते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं। सेकंड में कैसा हमारा चिंतन रहता है, कैसा हम सोच सकते हैं, कैसा कार्य कर सकते हैं, क्या क्या सीखते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग 4 अवस्थाओं में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, पहला है इंद्र जनित गामक अवस्था, जिसको हम लोग संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं। मैं यहाँ हाईलाइट करके आपको बता दे रही, ये है आपका इंद्र जनित गामक संवेदिक प्रेरक अवस्था भी कहते। इसको लेकर हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, ये दोनों नाम में से कोई भी आ सकता है। तो ये नहीं कि इंद्र जनित गामक अवस्था आपको याद है तो संवेदी प्रेरक अवस्था अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आप उसको नहीं कर पाए। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, इंद्रजनित गामक अवस्था भी बोलते हैं और इसको संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं। ये कौन से एज में होता है? ये कौन से एज में डिवाइडेड किया गया? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानसिक अवस्था कैसी होती है, बच्चे कौन कौन से क्रियाकलाप करते हैं, बच्चे कैसा सोचते हैं, ये सारी चीज़ें इस चीज़ में दिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पहला पॉइंट। मानसिक क्रियाएं इंद्र जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होता है। बच्चे जो होते हैं जन्म से 2 वर्ष तक के लोग में 2 वर्ष तक के वो मानसिक क्रियाओं को इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं से करते। इंद्र जनित गामक क्रिया को आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? इंद्र जनित मतलब जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं, आई, ईयर्स, नोज एंड टंग, इससे हम लोग इससे जो बच्चे हैं वो अपने बातों को बोलते हैं, ठीक है। मतलब आँखों के द्वारा आँख झपका के या नाक से सूंघ के किसी चीज़ को पहचानना, या मुंह में बच्चे लेकर किसी चीज़ को टेस्ट करके या सुन के या अपना फिंगर का यूज़ करके किसी वस्तु को दिखाकर ऐसे अपने चीज़ों को, अपनी भाषा को वो बोलते हैं, ठीक है। जितने भी सेंस ऑर्गन है उसका अप्लाई बच्चे इस अवस्था में करते हैं, ठीक है। भूख लगने की स्थिति को बालक रो कर व्यक्त करता है ना। तो यहाँ आँख का यूज़ हुआ, जब उसको भूख लगा तो वो अपने आँखों द्वारा आंसू निकला, रोया वो, तो उससे पता चला ना कि हाँ बच्चों को भूख लगा है। तो उसमें भाषा का विकास नहीं होता है, उसमें भाषा का विकास नहीं होता है, लेकिन उनकी मानसिक क्षमता होती है। और वो मानसिक क्षमता प्रदर्शित कहाँ से करते हैं? वो अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा, ठीक है। इसीलिए जब उनको भूख लगती है तब वो रो कर बताते हैं कि हाँ उन्हें भूख लगी है। नेक्स्ट पॉइंट, इस अवस्था में व्यक्ति आँख
कान एवं नाक से सोचता है। आँख कान नाक से सोचने का मतलब है कि अपने आँख कान नाक से वो क्रियाकलाप करके अपने बातों को समझाता है अपने अभिभावक को, उसको क्या चाहिए, क्या वो मतलब भूख लगा है या प्यास लगा है, वो कैसे समझेंगे उनके अभिभावक, क्योंकि भाषा का तो डेवलपमेंट होता नहीं है। इसीलिए वो आँख के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा प्रदर्शित करके वो अपनी बातों को समझाते हैं कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, और उसी चीज़ से उनके मानसिक क्षमता का प्रदर्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जिन वस्तुओं को वे प्रत्यक्ष देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। मतलब कि जिन चीज़ों को वो अपने सामने देखते हैं उन्हीं चीज़ों को वो याद रखते हैं, उन्हीं चीज़ को समझते हैं कि हाँ ये चीज़ होता है। बाकी अगर उनके सामने कोई नहीं रहे तो वो उस चीज़ को पहचान नहीं पाएगा, है ना। अपने माता को वो कैसे पहचानता, क्योंकि वो हर समय उसके सामने रहती है, तो इसीलिए वो समझ पाता कि हाँ ये मेरी माता है, क्योंकि वो बार बार देखता है उनको। पिता को कैसे पहचानता है, क्योंकि पिता वो दिन भर उनके पास रहता है, उनके फादर भी दिन भर उन्हीं के पास रहते हैं, तो इसलिए उनका अस्तित्व वो समझ पाता कि हाँ ये मेरे पापा हैं, ठीक है, ये मेरा पिता है। लेकिन जो चीज़ उनके सामने नहीं है उस चीज़ को वो मतलब उस चीज़ को वो पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए बच्चे अधिकतर अगर बाहर जाते हैं, अपने घर से दूर जाते हैं, तो उनको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, वो प्रत्यक्ष रूप से जिसको देखते हैं उसी को अस्तित्व में समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। ठीक है, शैशवावस्था में बालक की मानसिक क्षमता कितनी है ये उनके क्रियाओं द्वारा प्रदर्शन होता है। एग्जाम्पल में चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त करता है ना। तो वो माइंड का अप्लाई किया कि वो चादर पे बैठा हुआ है और उसी के सामने उसी चादर में अगर खिलौना है तो वो धीरे धीरे अपने खींचेगा, चादर को खींच के उसको प्राप्त करने का कोशिश करेगा। तो उसी में उतने कार्य को ही देखकर आप समझ सकते हैं कि उनमें मानसिक क्षमता है या नहीं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, इस तरह यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। मतलब ये अवस्था जो है, इस अवस्था में जो है बालक अनुकरण करके कोई चीज़ सीखता है, उनके स्मृति में जो चीज़ रहती है उसी को वो सीख पाते हैं। ठीक है, और इन्हीं से उनका मानसिक क्षमता का प्रदर्शन होता है। नेक्स्ट अवस्था है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। हाँ, एक और पॉइंट है जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। इंद्रजनित गामक अवस्था में जो है बच्चे कौन सा प्राणी जीवित है और कौन सा अजीवित है इसमें फर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि वो मनुष्य, जैसे कि अगर उनको दीवार से लग गया चोट, तो हम लोग क्या करते हैं, दीवार को ही ऐसे करके उसको मारने लगते हैं और बोलते हैं कि लो इसको भी चोट लग गया, है ना। तो वो उस समय फ़र्क नहीं कर पाते, डिफरेंस नहीं कर पाते कि कौन सा लिविंग थिंग्स है और कौन सा नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, इस चीज़ में वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो सेम इस अवस्था में भी वही है कि इस अवस्था में जो है वो वस्तुओं के बीच वो विभेद करना सीख जाते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था में बच्चे कौन सा लिविंग थिंग है और कौन सा नॉन लिविंग थिंग है इस चीज़ में वो विभेद करना सीख जाते हैं, उनको पहचानना सीख जाते हैं। ठीक है, इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है।
इंद्रजनित गामक अवस्था में क्या होता है, भाषा का विकास नहीं होता है। बच्चे जो हैं अपने इंद्रियों द्वारा, अपने सेंस ऑर्गन द्वारा चीज़ों को दिखलाता है, मांगता है, ठीक है। लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था में उनमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है, ठीक है। यह अवस्था में क्या होता है, बच्चे नए नए अनुभवों को देखते हैं, नए नए चीज़ों को खोजने की जिज्ञासा उनमें होती है, ठीक है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। बच्चों में वस्तु अस्थायित्व के गुण का विकास होता है। बच्चे जो है अब इस एज में समस्या का समाधान करने लगता है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम उसके सामने आती है उसको सॉल्व करने लगता है और उसमें अस्थायित्व का गुण आ जाता है। जैसे पहले में क्या था इंद्रजनित गामक अवस्था में कि जो चीज़ उसके सामने है वो उसी चीज़ को पहचानता है, ठीक है। जैसे कि इंद्रजनित गामक अवस्था में अगर आप कोई खिलौना उससे छीन के और बोले कि कौवा ले गया या उसके आँख के सामने से हटा दिए तो वो थोड़ी देर बाद वो भूल जाएगा कि वो खिलौना कहाँ गया। लेकिन इस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, वो वस्तु अस्थायित्व के गुण का विकास उसमें हो जाता है। जितने भी चीज़ें उनको आसपास दिखलाई देती है सारी चीज़ें उनके स्मरण में होता है कि हाँ ये चीज़ जो है, ये चीज़ है, वो अपने अस्तित्व में है, ठीक है, ये चीज़ अस्तित्व में है। पियाजे ने इस अवस्था को मुख्य 2 भागों में बांटा है जो निम्न है। अब इस अवस्था को भी 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला देखिए, पूर्व वैचारिक अवस्था। इस अवस्था की अवधि है 2 से 4 वर्ष के मध्य, ठीक है। कितने वर्ष के मध्य है? 2 से 4 वर्ष के मध्य। इस अवस्था में बालक वस्तुओं, शब्द, प्रतिमाओं आदि के विषय में अपना मानसिक चिंतन विकास करने लगता है। बालक वस्तुओं, शब्द, प्रतिमाओं आदि के विषय में अपना मानसिक चिंतन विकसित करने लगता है। मतलब अब वस्तुओं को वो समझने लगता है, पहचानने लगता है, शब्द के जो प्रतिमा होते हैं उनको पहचानने लगता है, उनके बारे में वो चिंतन करने लगता है, ठीक है। पियाजे ने इस अवस्था में संकेत तथा चिन्ह को चिंतन का महत्वपूर्ण साधन माना है, ठीक है। इस अवस्था में जो संकेत और चिन्ह जो है वो चीज़ों को पहचानने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बनता है, ठीक है। सॉरी, ओके। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहे हैं? इस अवस्था में बालक द्वारा किए जाने वाले कार्य लाक्षणिक मुख्यतः अनुकरण तथा खेल के माध्यम से किए जाते हैं। मतलब जितने भी चीज़ वो जन्मजात गुण उनमें डेवलप होता है वो सब कहाँ से वो सीखते हैं? अनुकरण करके सीखते हैं, खेल के माध्यम से सीखते हैं। जितनी भी क्रियाएं उनमें लाक्षणिक होती है वो कहाँ से सीखते हैं? अनुकरण करके और खेल के माध्यम से, किसी को देख के या खेल के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूर्व वैचारिक अवस्था जो कितने बीच होती है? 2 से 4 वर्ष के बीच में क्या क्या सीखते हैं? वस्तुओं को पहचानना सीखते हैं, शब्द प्रतिमाओं को देखकर वो सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि अवस्था। इस अवस्था की अवधि है 4 से 7 वर्ष। कितनी अवस्था है? 4 से 7 वर्ष के मध्य की होती है ये अवस्था। इस अवस्था में बालक का चिंतन एवं तर्कन पहले से अधिक परिपक्व हो जाता है, ठीक है। अब बच्चे जो है तर्क करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है चिंतन करने में और तर्कना करने में। परिणाम स्वरूप वो साधारण मानसिक क्रियाओं जैसे जोड़, घटाव, गुना व भाग आदि सम्मिलित तो हो जाता है, परंतु इन मानसिक क्रियाओं के पीछे छिपे नियमों को समझ नहीं पाते, अर्थात उसके तर्क में कर्मबद्धता का अभाव होता है। तर्क में क्या होता है? कर्मबद्धता का अभाव होता है। वो
अब उनमें मैच्योरिटी आ जाती है कि वो ऐड कर ले, सब्ट्रैक्ट कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, सारी चीज़ें वो सीख जाते हैं, लेकिन उनका नियम वो नहीं सीख पाते, उनका सिद्धांत वो नहीं सीख पाते हैं, ठीक है, उसको समझ नहीं पाते हैं। और इससे यह साबित होता है कि उनके तर्क में कर्मबद्धता नहीं होती है, ठीक है, वो कहीं से भी कुछ भी सीख जाते हैं, लेकिन सिस्टमैटिकली नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। याद रखिए हम लोग दूसरा कर रहे थे, दूसरा का अभी 2 पार्ट कर रहे थे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जो 2 पार्टों में भाग दिया गया है, डिवाइड किया गया है, उसको हम लोग देख रहे थे। ये हमारा तीसरा है, ये थर्ड अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है 7 से 11 वर्ष तक, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अब तीसरा अवस्था हो गया। हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ चुके हैं, अब हम लोग थर्ड वाला पढ़ रहे हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक का। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, वो विभेद करना सीख जाते हैं और पहचानने लगते हैं, इसमें वस्तुओं को पहचानने लगते हैं, विभेदीकरण करने लगते हैं तथा वर्गीकरण करने की भी क्षमता आ जाती है। 1 मिनट। इन दोनों का सेम है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में भी बच्चे वस्तुओं को पहचाना, उनका विभेदीकरण करना तथा उनका वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होना प्रारंभ कर देता है। इसके पहले क्या था कि उनका जो मानसिक चिंतन था वो क्रमबद्ध नहीं था, ठीक है, वो तर्क संगत नहीं था, लेकिन अब इनका चिंतन अधिक क्रमबद्ध हो गया है, अधिक तर्क संगत हो गया है। वो हर चीज़ के पीछे का रीज़न समझने लगे हैं। पहले क्या था कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई सब सीख जाते थे, लेकिन उनका नियम नहीं सीख पाते थे, लेकिन अब इसमें सारी चीज़ें वो सीखने लगते हैं। प्रॉब्लम वो जोड़ घटाव गुणा भाग के साथ उनके नियमों को भी सीख जाते हैं कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ, है ना, क्रम। तो अब उनके चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है, तर्क संगतता आ जाती है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है तथा लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्ययों पर चिंतन करता है। वो बालक अब सारी चीज़ों पर विश्वास करने लगता है और लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्ययों पर चिंतन करने लगता है, ठीक है। भाषा का पूर्ण विकास बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। भाषा का विकास पूरी तरह से हो जाता है और अब उसके अंश के संबंधित कोई भी तर्कना वो कर सकता है, भाषा से रिलेटेड कोई भी तर्कना कर सकता है, ठीक है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए, एडेप्टेशन करने के लिए उनके नियमों को सीख लेते हैं। बालक अपने पर्यावरण के साथ कैसे एडजस्ट करे, अब कैसे अनुकूलन करें, उसके सामान्य अपने लिए कैसे बनाए, उसको उसके योग्य अपने लिए कैसे बनाए, ये करना वो सीख जाते हैं, उन नियमों को वो सीख जाते हैं। अब देखिए 4th है हमारा औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ये चौथा हुआ 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। ये चौथा अवस्था है जो कि होता है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। यह अवस्था की प्रमुख विशेषता अमूर्त चिंतन है, ठीक है। अब बच्चे जो हैं 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के जितने भी लोग हैं, अब उनके बारे में चर्चा करेंगे। अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चिंतन करने लगते हैं, ठीक है। इस अवस्था में भाषा संबंधित योग्यता का तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। पहले तो भाषा विकसित हुई, इसके पहले अवस्था में क्या था कि भाषा पूरी तरह से डेवलप हो गई।
अब इस अवस्था में उनकी संप्रेषणशीलता, कम्युनिकेशन स्किल इतनी डेवलप हो जाती है बहुत ज़्यादा कि अब उनसे जो भी पूछा जाए उसका आंसर वो दे सकते हैं। ठीक है, अब वो अपनी ऊंचाई को छूने लगती है, अब अपनी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाती है। ठीक है, इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। मतलब कि अब वो बहुत सारी मानसिक क्षमता का संगठन करके एक नई संगठन का उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण वो कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकता है। अब उसकी मेंटल एबिलिटी इतनी हो गई है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके पास बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। ठीक है, अब इसी से वो अमूर्त नियमों का निर्माण करता है। क्रिएटिव अपने से खुद के द्वारा बनाए गए नियमों का वो पालन करने लगता है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करता है और उसके माध्यम से वो अलग अलग प्रकार की समस्याओं को अलग अलग प्रकार के समाधान से सॉल्व करता है। ठीक है, बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। बच्चे अब अच्छी तरह से सोचने लगते हैं, अच्छी तरह से उनकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज करने लगती है, अच्छी तरह से सोचने लगते हैं, अच्छी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं, अच्छे निर्णय ले सकते हैं, निर्णय लेने की क्षमता उनमें आ जाती है। अब उनको दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, वो कोई भी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी निर्णय खुद से ले सकते हैं, इतनी क्षमता उनमें आ जाती है। बालकों का में वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास होता है। वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता मतलब कोई भी घटना उसके आसपास घटित हुआ तो उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, इसको सोचने की क्षमता उसमें डेवलप हो जाती है। जिन बालकों का औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन नीचा होता है उनका शिक्षण स्तर भी नीचा होता है। जो बालक जो होते हैं औपचारिक तौर पर उनकी मानसिक क्षमता कम होती है, उनका शिक्षण स्तर भी कम होते जाता है। ठीक है, इसीलिए किसी भी मानसिक स्तर का औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन का ऊपर होना बहुत अच्छा है, तभी उनका शिक्षण स्तर भी अच्छा होगा। जिन बालकों का औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन ऊंचा होता है उनका शिक्षण स्तर भी ऊंचा होता है। ठीक है, ये तो हम लोग ऊपर से ही रिलेट करके समझ सकते हैं कि औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन अच्छा होगा तो शिक्षण स्तर भी ऊंचा होगा। अब देखिए, पियाजे द्वारा वर्णित हम लोग चार अवस्थाओं को पढ़ चुके हैं। पहला हमारा अवस्था क्या था, इंद्रजनित गामक अवस्था, जिसको हम लोग संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं। सेकंड था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें 2 पार्ट थे, पूर्व वैचारिक अवस्था और अंतर्दर्शी अवस्था। थर्ड हमारा क्या था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और फोर्थ अवस्था था औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब हम लोग पियाजे द्वारा वर्णित विकासात्मक अवस्थाएं एवं तत्संबंधित उपलब्धियां, मतलब कि उस अवस्था में कौन कौन सी उपलब्धियां बच्चों में आती है, ये हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला हमारा था संवेदी गत्यात्मक अवस्था। ये अवस्था कहाँ से कहाँ होती है, 0 से 2 वर्ष तक होती है। विचार कैसे होते हैं, संवेदी गत्यात्मक विचार होते हैं, मतलब संवेदों से हम लोग अपने इंद्रियों द्वारा हम लोग अपने विचार प्रकट करते हैं। ठीक है, तत्संबंधित उपलब्धियां, उस समय कौन कौन सी उपलब्धियां हम लोग को होती है, पूर्व शाब्दिक गतियों की पुनरावृत्ति, प्रयत्न भूल व्यवहार का आरंभ, वस्तु स्थापित जीवतारोपण। ठीक है, इन तत्संबंधित उपलब्धियां होती हैं। सेकंड में है
पूर्व शाब्दिक मतलब जो पहला हम फर्स्ट स्टेज का जो हम लोग वर्ड होता है वो यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग इंद्रियों के माध्यम से अपने विचार को प्रकट करते हैं, गतियों की पुनरावृत्ति होती है, प्रयत्न एवं भूल का व्यवहार आता है। मीन्स किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को प्रयत्न करने की हम लोग कोशिश करते हैं और भूल भी करते हैं, फिर उसी चीज़ से हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तत्संबंधित उपलब्धियां हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, परिक्रमणात्मक विचार, अंतःप्रज्ञात्मक विचार। कैसे विचार आते हैं? 2 तरह के विचार आते हैं, परिक्रमणात्मक और अंतःप्रज्ञात्मक। इसमें क्या क्या उपलब्धियां आती हैं? अहम क्रेडित, नकल करने की प्रवृत्ति, प्रत्यक्षात्मक तार्किक कल्पना, खेल, अस्थिर अनौपचारिक तार्किकता। ये तो आप लोग पहले के डेफिनेशन से भी समझ गए होंगे। उसी चीज़ को यहाँ पे दूसरे वे में बताया गया है कि कौन कौन सी क्रिया उसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। हम लोग एक बार ऐसे ही इसको देख लेते हैं, बाकी सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में। कि पूर्व संक्रियात्मक में वही बोल रहा है कि इसमें अस्थिर तार्किकता, अनौपचारिक तार्किकता होती है। मतलब तर्क हम लोग का क्रमबद्ध नहीं होता है, अस्थिर होता है। ठीक है, फिर नकल करने की प्रवृत्ति इसमें आ जाती है, अहम केंद्रितता होती है, खेल, प्रत्यक्षात्मक तार्किक कल्पनात्मक खेल हम लोग करने लगते हैं। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इसमें आगमनात्मक विचार आता है, मीन्स नए विचार आता है और वो स्थिर विचार आता है। इसमें हम लोग अहम केंद्रितता पे बल देते हैं, व्याख्या या स्पष्टीकरण कर पाते हैं, संरक्षण व परीक्षण कर पाते हैं, क्रमबद्धता होती है सारी चीज़ों में, हमारे भाषा में, हमारे तर्क करने में, क्रमबद्धता निर्मित करने लगते हैं, वर्गीकरण करने लगते हैं, अतिकाल्पनिकता करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष व उससे अधिक। इसमें निगमनात्मक विचार आते हैं, तर्क का अनुप्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना, शाब्दिक परिकल्पना करना, आदर्शात्मक चिंतन करना, दूसरों के साथ जुड़कर कार्य करना, समानुपातिकता करना, प्रशंसाव्यक्तवादी एवं संयोजकीय तार्किकता, अनौपचारिक संबंध। ये हम लोग को उपलब्धियां यहाँ पे जो है जीन प्याजे ने बताया है कि हम लोग कौन कौन सी क्रियाएं कर पाते हैं अपने विचार, जैसे कि संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हमारी अलग अलग मानसिक क्षमता होती है। तो उसके अनुसार हम लोग कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग को बताया गया है जीन प्याजे के द्वारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन करके। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों यहाँ यहीं तक। और आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों का फिनिश हुआ है। संज्ञानात्मक अवस्था बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग इसको घर में रिवीजन ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और आप अपने विचार, फीडबैक मुझे कमेंट पे दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इससे रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।